तो हेलो स्टूडेंट्स, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एडसोर्बेट गैस। जो गैस जो होती है, इससे बात करें जो अपना जो सरफेस द्वारा है ना, जो सरफेस से एडसॉर्ब करता है, तो फिर उस सरफेस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो चीज हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग इन द प्रेशर, है ना। जब भी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑफ द एडसोर्बेट गैस, एडसोर्बेट गैस के ऊपर, तो इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जो अधिशोषण है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जितना प्रेशर गैस पे बढ़ता है उतना ही एडसोर्बेट गैस पे, तो उतना ही एडजॉर्प्शन अधिशोषण है वो बढ़ जाता है। अब बात करें जैसे जैसे लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन इंक्रीज रैपिडली विद प्रेशर्स। और जैसे जैसे भाई लो टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा, लो टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अपन बात करें तो धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, या फिर द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन, जो घटना है अधिशोषण की, वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे प्रेशर के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब टेम्परेचर, इसमें एक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर लो रखते हैं और फिर अपन क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं, है ना। मतलब लो टेम्परेचर पे क्या है, प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए लो टेम्परेचर लिया। फिर क्योंकि अपन को प्रेशर का प्योरली इफेक्ट चाहिए, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेशर को बढ़ाने पर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है ना। अब इसके बाद कहते हैं कि लो प्रेशर पे अगर हम क्या करें, लो प्रेशर पे द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो लो प्रेशर पे बात करें तो जो अधिशोषण है वो किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, लो प्रेशर पे। ओके। अब बात करें जैसे हाई प्रेशर पे क्या होता है, तो हाई प्रेशर पे एट हाई प्रेशर क्लोजर टू द सैचुरेशन वेपर, सैचुरेशन वेपर मीन्स जो वेपर्स प्रेशर, वाष्प दाब जो होता है ना, सैचुरेटेड जो गैस के द्वारा जो वाष्प दाब लगता है, ये उसके काफी करीब होता है। जैसे कि अपन बात करें जब अपन पानी को उबालते हैं, तो वो वाष्प क्या होती है, वाष्प उस सरफेस से जैसे एकदम से हटती है, तो उसी तरीके से मतलब उतना जो प्रेशर है, वो जो वेपर वाला प्रेशर है, वो उस पे क्या हो जाता है, वो उसके निकटतम आ जाता है। तो बात करें कि एडजॉर्प्शन जो होता है टेंड्स टू अचीव द लिमिटिंग वैल्यू। जो एडजॉर्प्शन होती है वो उसकी भी क्या होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, तो वो उसकी तरफ चला जाता है। अब बात करें जैसे हमको एक जो डायग्राम के थ्रू ये समझा रखा है, जैसे यहाँ देखो, एक तरफ तो अपन को पता एडजॉर्प्शन की वैल्यू दे रखी है, और एक तरफ जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे 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 और टेम्परेचर भी दे रखा है 273, जो 0 डिग्री केल्विन है, उस पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन कम होता है। फिर जैसे जैसे अगर मानो जैसे टेम्परेचर कम करते गए और प्रेशर बढ़ाते गए, है ना भाई, -29 डिग्री सेल्सियस, तो एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो और बढ़ती गई। और फिर और टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर और ज्यादा किया, तो फिर क्या हुआ, जो एडजॉर्प्शन है, अधिशोषण है, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और 190 जो डिग्री सेल्सियस मतलब और माइनस में चले गए, तो एडजॉर्प्शन और भी क्या है, बढ़ गया। तो ये वेरिएशन ऑफ द एडजॉर्प्शन इन N2 ऑन चारकोल विद प्रेशर ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग जो हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, है ना, जैसे टेम्परेचर को अगर फिक्स करते हैं और प्रेशर को क्या करते जाते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो जो एडजॉर्प्शन है, अधिशोषण है, वो बढ़ता जाता है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि N2 का अधिशोषण, चारकोल पे अधिशोषण है, उसे समझाइए। तो उसमें हमको ये पूरी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी। अब बात आती है अफेक्ट ऑन टेम्परेचर। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ध्यान रखना, कि एडजॉर्प्शन ऑफ द N2 ऑन चारकोल, या फिर अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है अपन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और फिर आंसर करना है। अब बात करें जैसे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है, उसमें हम देखते हैं कि भाई द एडजॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो बात करें एडजॉर्प्शन है वो किसके साथ साथ होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, जैसे जैसे हीट बनती है तो उसके साथ एडजॉर्प्शन भी होता है। तो सो अकॉर्डिंग टू द ले सैटेलियर प्रिंसिपल, जो ले सैटेलियर का जो प्रिंसिपल है, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन की जो परिमाण है, वैल्यू है,
शुड डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। वो क्या होती जाती है, घटती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की जो क्षमता है वो घटती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ता है तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट से तो मॉलिक्यूल पास पास आने की जगह क्या होते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। तो इसलिए जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। अब बात करें कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज एब्जॉर्ब। हीट की वो मात्रा, ऊष्मा की वो मात्रा जो जब एक मोल गैस क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है ऑन द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, तो इज कॉल्ड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। एक और बार रिपीट करता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो मात्रा व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जब एक मोल है ना, वन मोल ऑफ द गैस, जब गैस का एक मोल एड्सॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे, तो उसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके ओके अभिषेक, समझ में आया? हाँ। अब मेन चीज है ये आइसोथर्म है ना, ये इसको अच्छे से करना है अपन को, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादातर इस पे से बनता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो छोटी मोटी देंगे वो इस पे से बेस देंगे। ये ग्राफ के थ्रू इसने समझाया था, एड्जॉर्प्शन दिया था फ्रेडरिक ने, है ना। अब देखते हैं ये है क्या, अच्छे से समझने से, है ना। ये क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है एड्जॉर्बेंट की, है ना। रिलेशन क्या है, किस किस का बताती है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर। जो क्या बताती है, रिलेशन बताती है प्रेशर पे और गैसेस एब्जॉर्बेट, एंड जो गैसेस है जो एब्जॉर्बेट है, एंड द एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन, किस पे, कि एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर पे। तो मोस्टली क्या बताएगी, एड्जॉर्प्शन, ओके, और प्रेशर और फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये रिलेशन बता दिए कि कितना एड्जॉर्प्शन होता है। तो इसके लिए उन्होंने रिलेटेड क्या दी, एक आइसोथर्म दी, जिसे क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके। अब बात करें थर्स, इफ x ग्राम ऑफ एन एडजॉर्बेट, मतलब अपन x ग्राम लेते हैं किसका, एडजॉर्बेट का, और इज एडजॉर्ब्ड ऑन m ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, है ना। भाई एब्जॉर्बेट है उसकी वैल्यू कितनी है, x ग्राम, और बात करें एब्जॉर्ब ऑफ m ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट की वैल्यू क्या है, m ग्राम। तो इन्होंने एक जो रिलेशन निकाला, जो एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन m, है ना। x किसकी वैल्यू है, एडजॉर्बेट की, ये तो एडजॉर्बेट की, है ना, और ये है अपनी एडजॉर्बेंट की m वैल्यू, ये हमको याद रखनी है, x अपॉन m। अब इस पे और इक्वेशन आगे क्या आई, ये देखो, ये देखो, ये जो फेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये क्या है, ये इसी से रिलेटेड है x अपॉन m से। कैसे, कि फेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी इज ओबेड बाय द एडजॉर्प्शन, वो किसके द्वारा वो आज्ञा, मतलब वो प्रतिपालना करती किसकी, अधिशोषण की, जहाँ पे वेयर एज द एडजॉर्बेट फॉर्म ऑन मोनोमोलिकुलर, मीन्स वहाँ पे एब्जॉर्बेट है उसको मोनोमोलिकुलर मतलब एक अणु वाला लेयर में मानते हैं, मतलब कि मान लो कि एडजॉर्प्शन जो होता है एक लेयर में हो, है ना, मोनोलेयर, मोनोमोलिकुलर मतलब एक सिंगल लेयर में हो जब एडजॉर्प्शन, तो उसमें बताता है ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। तो उसमें ये अपन को बताता है कि एक्स अपॉन एम की वैल्यू, है ना, जो कि एडजॉर्प्शन जो अपन ने पहले वाला जो इक्वेशन निकाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग कि एक्स अपॉन एम की वैल्यू किसके, इक्वल टू द के, इक्वल टू द के जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और पी वन अपॉन ए, है ना, पी वन अपॉन ए। तो ये जो वैल्यू है इसने ये सॉरी वन अपॉन एन है ये, है ना, इसको ये इसमें दिख नहीं रहा है, वन अपॉन एन है, ध्यान रखना इससे, है ना। तो x अपॉन एम इक्वल टू द पी के पी वन अपॉन एन। अब यहाँ पे देखो इसी को इसने क्या किया, इसने इक्वेशन को जब इसने आगे थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया, तो log x अपॉन एम, है ना, log लिया, जब इसने जब इधर log लिया तो इसको यहाँ पे भी log लेना पड़ेगा, तो log x अपॉन एम इक्वल टू द log k प्लस वन अपॉन एन log p। ओके, या एन है वो मॉलिक्यूल्स की संख्या है ना, कितने लेयर है, पी प्रेशर है कि कांस्टेंट है, एक्स तो अपन को पता ही था, एक्स क्या है यहाँ पे,
वैल्यू है किसका, एड्सॉर्ब्ड, है ना। एक्स तो एब्जॉर्बेंट ये बता रखा है, देखो वेयर एक्स इज द वेट ऑफ द गैस, एक्स क्या है, गैस का वेट है जो कि एब्जॉर्ब होगी किस पे, एम ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस है, जैसे भाई एब्जॉर्बेंट ये है अपना, है ना, इसकी सरफेस पे ये जो गैस होगी, तो ये गैस की किसकी वैल्यू है, एक्स की, और ये एम किसकी है, एब्जॉर्बेंट की, और प्रेशर इस पे कितना लगा दिया, पी प्रेशर लगा दिया। तो फिर इसको रिप्रेजेंट किया कैसे कि थस एक्स अपॉन एम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द गैस। तो ये किसको, एक्स अपॉन एम ये रिप्रेजेंट करती है एब्जॉर्ब गैस को बाय एब्जॉर्बेंट पर ग्राम यूनिट मास, जो यूनिट मास में जितना एब्जॉर्बेशन होता है उसको बताती है। के और एन क्या है, आर कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर द पर्टिकुलर गैसेस, अलग अलग गैस के लिए और अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। अब जैसे बात करें, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, n किससे ज्यादा होना चाहिए, हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिकेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब डज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली एज द प्रेशर, जो कि क्या है, क्या बताता है कि इंडिकेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ द गैस, ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या इंडिकेट करती है कि द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, जो गैस का जो अमाउंट है एब्जॉर्ब होता है, डज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली, वो तुरंत नहीं बढ़ता है प्रेशर के साथ, बल्कि एक फिक्स वैरायटी के साथ कैसे बढ़ता है, इसमें देखना कि एट लो प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन वेराइज लीनियरली, मतलब वो एक रेखिक क्रम में क्या होता है, प्रेशर के साथ एक रेखिक क्रम में बढ़ता है। ये अपना जो एक रेखिक समीकरण है, ये वैसे मैं बता दूं, है ना, एक्स अपॉन एम, तो एक सरल रेखीय समीकरण में इसको सॉल्व बनाया गया है ना। तो विद द प्रेशर के साथ जैसे कि बात करें, तो जो एड्जॉर्प्शन है एक्स अपॉन एम, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पी के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखो हाई प्रेशर पे क्या होता है और लो प्रेशर पे क्या होता है, कि एट हाई प्रेशर इट बिकेम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पे जब क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या हो, इंडिपेंडेंट, प्रेशर स्वतंत्र दे दे अपन प्रेशर को, है ना। तो ये किसके, एक्स अपॉन एम, ये पर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी नॉट के। इंडिपेंडेंट प्रेशर मतलब एक सामान्य नॉर्मल प्रेशर पे, है ना। बात करें इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो वो बात करें जैसे सॉरी, प्रेशर को जो अपन हाई कर देंगे, प्रेशर अगर अपन हाई कर देंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या हो जाएगा, प्रेशर के अनुसार ही बढ़ता जाएगा, प्रेशर पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा। अब बात करें एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, जब एक्स अपॉन एम डिपेंड ऑन द प्रेशर रेज टू द पावर, जैसे प्रेशर की जो पावर है भाई, हाई प्रेशर पे तो पी नॉट, ये याद रखना। और अब बात करें कि एट मॉडरेट प्रेशर, अगर एक मतलब एक बात करें एक तुलनात्मक एक आदर्श प्रेशर पे, है ना, मॉडरेट मीन्स आदर्श प्रेशर पे एक्स अपॉन एम डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर रेज्ड, जैसे जैसे प्रेशर रेज्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पावर भी उसके 1 अपॉन एन हो जाएगी। मीन्स टोटल बात कहने की यह है कि जो हाई प्रेशर जब होता है, तो हाई प्रेशर पे तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उसमें फिक्स नहीं रहता कि भाई वो वैल्यू मतलब इंक्रीज तो होगी लेकिन फिक्स वैल्यू में, फिक्स रेशियो में नहीं होगी, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक अधिशोषण होने लगेगा वो, है ना। एक्स अपॉन एम मतलब फिक्स वैल्यू नहीं आएगी उसकी। लेकिन जब मॉडरेट प्रेशर, जब अपन फिक्स जो एक मॉडल प्रेशर या फिर एक बात करें आदर्श जब प्रेशर लगाते हैं, तो उस पे वो क्या करता है, जैसे जैसे अपन एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है वो किस पे, जैसे जैसे प्रेशर को डिपेंड करते हैं तो उसकी पावर पे क्या करती है, डिपेंड करती है ना। मतलब पी की पावर 1 अपॉन एन है ना, तो ये इसीलिए दिया है क्योंकि वो क्या है, एक फिक्स या मॉडरेट उसने कर दिया प्रेशर को इसमें। अब आगे देखो, इसको ग्राफ के थ्रू समझा रखा है, यहाँ पे देखो कि फेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म प्लॉट ऑफ एक्स अपॉन एम अगेंस्ट पी, जब पी के रिलेटेड इन्होंने जब ग्राफ खींचा, तो देखो जब स्टार्टिंग में जब प्रेशर था, है ना, जैसे ये तो अपना लो प्रेशर है ना, और लो मॉडरेट प्रेशर पे माने तो जो एक्स अपॉन एम की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी इक्वल टू 1 अपॉन एन के। और जैसे जैसे क्या करता है, प्रेशर अगर अपन बढ़ाते हैं, एकदम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, है ना, एकदम से प्रेशर अगर हाई प्रेशर कर दिया, तो हाई प्रेशर पे वो क्या हो जाती है एकदम, देखो जैसे यहाँ पे आके कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है खुद ही, भाई इंक्रीज तो होगी लेकिन वो उसमें भी वैल्यू है जो
एक बात करें जैसे लगातार कंटिन्यूसली जो बना रहता है वो नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एड्जॉर्प्शन। अब इसी तरीके से बात करें तो जैसे इस पे तो था हाई प्रेशर और ये था अपना मॉडरेट, तो मॉडरेट पे तो एक फिक्स वैल्यू में बढ़ेगा, लेकिन जो हाई प्रेशर है उस पे फिक्स वैल्यू में नहीं बढ़ेगा। और जैसे अगर इसमें है कि भाई प्लॉट है एक्स अपॉन एम अगेंस्ट द पी ऑफ द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस, है ना। अगर एडजॉर्प्शन ऑफ द लॉग लॉग में अगर इस वैल्यू को लेते हैं तो एक जैसे ढाल, सरल रेखिक ढाल, रेखिक समीकरण, है ना, वो मिलता है। तो जिसमें जो स्लोप होता है, स्लोप को 1/n, है ना, सरल रेखिक समीकरण में जो स्लोप होता है 1/n, तो ये उसको डिनोट करता है, ये जो स्लोप है ना। और ये जो वैल्यू है इधर x अपॉन एम को डिनोट कर रही है, और ये किसको कर रही है, ये प्रेशर को डिनोट कर रही है। तो एक सरल रेखिक रूप में जब ग्राफ पूछता है तो ये वाला ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ अपन को पूरा बनाना है, ये टॉपिक पूरा आता है तो इसको कंप्लीट लिख के आना है अपन को। ठीक है अभिषेक? अभिषेक, हाँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, इसको एक बार इस इक्वेशन को बना के, ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग मतलब क्वेश्चन में आएगा ये। और ये जैसे बात करें 2 3 मार्क्स में, तो फेडरिक का आइसोथर्म, है ना, तो बहुत से क्या है इसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना। इससे अपने क्या हुआ कि राइट द इक्वेशन ऑफ द फेडरिक आइसोथर्म, तो फेडरिक आइसोथर्म की जो इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। और इस पे बेस्ड जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी देते हैं कि भाई व्हाट अफेक्ट ऑफ द, अब अकॉर्डिंग टू द दिस इक्वेशन, अफेक्ट ऑफ द प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे देगा और उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रेशर बताना पड़ेगा। या फिर ये इक्वेशन दे देगा मैथमेटिकल्स बच्चों के लिए कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो इस पे अपन को डिपेंडेंट हो गया और अपन को करने पड़ेंगे। और मेनली जो फार्मूला है इस पे ये वाला ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और पर वो कंडीशन देगा एट हाई प्रेशर एट लो प्रेशर। ओके, हाँ, के और एन की वैल्यू है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर गैस के लिए अलग अलग है, इसलिए वो जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन में देगा। ठीक है। हम्म। अधिशोषण गुणांक, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट जो अलग अलग होता है उनका। अब आता है एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये क्या होता है इसको देखो कि एक ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, है ना। ये इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके, अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हुई है ना, उसके पर ग्राम एंड द एडजॉर्बेंट के बीच में, है ना। तो एट द टेम्परेचर टी पे, तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेंट गैस इज नोन एज द एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो जो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होता है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार। मींस हम क्या करेंगे इसमें, भाई टेम्परेचर और x अपॉन एम, इसके बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना, टेम्परेचर और x अपॉन एम के बीच में। तो उस टाइम पे जो प्रेशर रहता है ना, प्रेशर जो रहता है इक्विलिब्रियम प्रेशर, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, एडजॉर्प्शन आइसो बार के नाम से। ठीक है। मींस अब बात करें इसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ये ग्राफ देखो, ये x अपॉन एम की वैल्यू है, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो कैसे ग्राफ एकदम से अपन को क्या मिल रहा है, जो नीचे की तरफ जाता जा रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू घटती जाती है, ये तो मैंने पढ़ा ही था पहले भी। तो इसके अपन को ये जो बेसिक थ्योरी है ना अभिषेक, ये चीज समझनी कि कैसे कैसे टेम्परेचर ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन घट रहा है या बढ़ रहा है। तो माइंड सेटअप अपना ये क्लियर होगा तो अपन इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और ये अपना फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंस होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में x अपॉन एम की वैल्यू जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे तो बढ़ता है, पहले तो इंक्रीज होगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। हाँ, तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो इसमें ध्यान रखना कि भाई जो आइसोबार है ना, आइसोबार पे क्या होता है, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब बात करें
फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, the physical adsorption isobar shows decrease in x upon m throughout with rise in temperature, जो तो अपन ने देख लिया था. and the chemisorption isobar shows in the initial increase, पहले क्या होता है कुछ तो प्रारंभ में तो वो इंक्रीज होता है और फिर टेम्परेचर के साथ क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है. तो द इनिशियल इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द बात करें बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द हीट सप्लाइड, क्यों वो हीट सप्लाई पे काम करता है, एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी. जैसे स्टार्टिंग में क्या है वो हीट जो उसकी होती है जो एक्टिवेशन के तौर पे काम करती है, एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे. एक्टिवेशन एनर्जी का वैसे टॉपिक अपना हटा दिया गया है ना. एंड द रिक्वायर्ड इन द कैमियोसॉर्प्शन, एंड जैसे बात स्टार्टिंग में तो क्या होगा इनिशियल में तो इंक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो हीट है उसका काम करेगी केमिकल एब्जॉर्प्शन में, और फिर तुरंत क्या होता है धीरे धीरे एक फिक्स टेम्परेचर के बाद क्या होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है. तो बस इसमें यही एक छोटी सी चीज है जो हमको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. फिर इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, कि सोल्यूशन कैसे अधिशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं. देखो भाई अपने अब तक पढ़ा था सॉलिड की सरफेस पे, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन की सरफेस पे, है ना. जैसे अपन ने चारकोल वगैरह इसके एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन अपन क्या लेंगे सॉल्यूशन लेंगे. कैसे कि सॉलिड सरफेस कैन आल्सो एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, कि जो सॉलिड की सरफेस है ना, एब्जॉर्ब सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है मतलब जो विलायक है उसको क्या करते हैं अपने अंदर, सॉरी विलेय है उसके अंदर अपने जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं. तो बात करें ए फ्यू एग्जांपल आर, तो उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं. ये सिंपल एग्जांपल है अपने डेली लाइफ में भी काम आते हैं. देखो व्हेन ए लिटमस सॉल्यूशन इज शेकन विद चारकोल, जब हम लिटमस सॉल्यूशन को किसमें इज शेकन विद चारकोल के साथ जब हम हिलाते हैं तो इट बिकम्स कलरलेस, तो वो क्या हो जाती है जो लिटमस सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है. क्यों? बिकॉज द डाई ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस सॉल्यूशन की जो डाई है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो चारकोल इसमें क्या हो गया एब्जॉर्बेंट, और एब्जॉर्बेट हो गया इसमें कौन सा लिटमस का सॉल्यूशन. ओके अभिषेक, एग्जाम्पल याद रखना है ना. तो लिटमस सॉल्यूशन को तो एब्जॉर्ब कर लिया किसने, चारकोल ने, तो चारकोल तो हो गया अपना एब्जॉर्बेंट, और जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्बेट, है ना. अब बात करें कि व्हेन द कलरलेस, कलरलेस हम क्या लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लें, और इज पार्टिसिपेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज रिएजेंट, जो सॉरी मैग्नीशियम रिएजेंट है. तो मैग्नीशियम रिएजेंट जब हम लेते हैं, जो एक ब्लू कलर की जो डाई है, जब हम इनको मिक्सअप करते हैं तो इट एक्योर ब्लू कलर, तो उसमें क्या आ जाता है ब्लू कलर आ जाता है. क्यों? क्योंकि द डाई इज अब्सॉर्ब सॉलिड पार्टिसिपेटेड, क्योंकि जो डाई है ना, ये जो ब्लू कलर की मैग्नीशियम रिएजेंट है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल किसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, तो डाई तो इसमें वही एब्जॉर्बेंट है ना, एब्जॉर्बेंट है ना, और एब्जॉर्बेंट अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा इसमें. पार्टिसिपेटेड इसमें रखा है ना, इस पार्टिसिपेटेड मींस अवक्षेप कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसमें, है ना, इसलिए इसको अब ये होगा अपना क्या एब्जॉर्बेंट, और ये होगा अपना एब्जॉर्बेट. ठीक है, बेंट और बेट ध्यान रखना होगा. क्या हुआ? हाँ डाई है ना, डाई हमेशा एब्जॉर्बेंट रहेगी, ये ध्यान रखना. हाँ अब देखो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन है वो बताता है कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, जो किसी सोल्यूशन में जो अधिशोषण होता है वो क्या करता है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, वो जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर क्या करता है डिपेंड करता है. ठीक है, अब ए कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फेडरिक आइसोथर्म, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसे भी अगर फेडरिक आइसोथर्म से अपन को रिप्रेजेंट करना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है इसको ध्यान से समझना. तो फेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उनके लिए क्या होगी, सॉल्यूशन के लिए मतलब लिक्विड वालों के लिए, तो उनके लिए जो अपने पी की जगह क्या लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा सी. ओके, एक्स अपॉन एम इक्वल टू द के सी और पावर 1 अपॉन एन, वेयर एक्स इज द मास ऑफ द सोल्यूट.
x क्या है, सल्यूट का मास जो एब्जॉर्ब होता है, एंड m इज द मास ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट। जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट है उसका क्या होगा, वो उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा। और c क्या है, कंसंट्रेशन। ओके, और n इज द कांस्टेंट, और n क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो वैसे ही n की वैल्यू अलग अलग उनके लिए अलग अलग होगी। n इज ए कांस्टेंट हैविंग वैल्यू, और जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, n, ये और कंडीशन है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब बात करें, और एक k इज प्रोपोर्शनली टू द कांस्टेंट, k क्या है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और द वैल्यू ऑफ द k डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड। जो वैल्यू ऑफ k किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सॉलिड, एंड इट्स पार्टिकल साइज, उसके पार्टिकल के साइज पे, टेम्परेचर पे, एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के नेचर पे, एंड सॉल्वेंट के नेचर पे। अब बात करेंगे द प्लॉट ऑफ द x अपॉन m अगेंस्ट c इज सिमिलर टू दैट द स्टैटिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो अपन ने पहले वाली जो इक्वेशन पढ़ी थी वो इसी की तरह ही सॉल्व हो जाएगी। द अबव इक्वेशन में बी द रिटन बाय द फॉलोइंग, जिसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, लॉग x अपॉन m इक्वल टू द लॉग k प्लस 1 अपॉन m लॉग c। अब यहाँ पे देखो कि वेयर c इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ओके, अब आज का टॉपिक तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज जो भी पढ़ा है इसको अभिषेक अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे।